हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या खबर। यस, क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, क्या हाल है भाई? यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या हाल है भैया? आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? प्लीज मुझे जल्दी से बताएं। यस। तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बैच में। विलियन चैप्टर में लेक्चर नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? यस, जल्दी जल्दी बता दें प्लीज, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दें प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राम राम। यस। तो भाई लोग, मैंने पिछली सभा में जो भी डिस्कस किया था, जो भी हमने पढ़ा था, क्या वहां तक सबको सब कुछ क्लियर है क्या? प्लीज बताइएगा। जो भी हमने पिछली सभा में पढ़ा था, क्या वहां तक सबको सब कुछ क्लियर है क्या? यस। क्या हमने रिवाइज किया? क्या हमने क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करी? प्लीज मुझे बताइए। यस। ये कौन है भाई? आज एक नया आया है ये। धतूरा गैंग में एक नए बंदे की एंट्री हुई है क्या? हिमांशु कोरंगा। मैंने तुम लोग को धतूरा गैंग के बारे में बताया था क्या? ये तुम लोग को पता है क्या? यस। तुम लोग को पता है क्या? भाई देखो, जाजू सर से जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनका भैया वेलकम होता है एक नई गैंग के अंदर, जिसे हम बोलते हैं धतूरा गैंग, है ना। तो जो भी बच्चा अच्छे से पढ़ता है बहुत बढ़िया है, जो बच्चा नहीं पढ़ता है हम बोल देते हैं भैया ये पक्का धतूरा खा के आया है, क्योंकि धतूरा खा के दिमाग चलना हो जाता है बंद। तो जाजू सर की धतूरा गैंग बड़ी फेमस है बहुत सालों से, एंड आप सब भी अब उस धतूरा गैंग का हिस्सा बन चुके हैं। तो जल्दी से मुझे बताएं, क्या सारी बातें क्लियर हैं? कल का सेकंड क्वेश्चन समझ नहीं आया? अच्छा ठीक है, आइए बात करते हैं। आइए भाई बात करते हैं, कल का सेकंड क्वेश्चन क्या था। देखें जरा एक सेकंड। कल का सेकंड क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं ना आप? ओके, एक सेकंड दीजिएगा, मैं सवाल निकाल रहा हूं। मेरे पास कल वाले नोट्स हैं क्या? होने तो चाहिए। यस। कौन सा वाला सवाल बेटा? वो ग्राफ वाला? ग्राफ वाला, जल और मेथेनॉलिक विलियन वाला? यस। हाँ जी, जल और मेथेनॉलिक विलियन वाला कह रहे हो क्या? है ना? ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना दो। आज हम क्या करने वाले हैं? आज बेटा जी हम लोग बातचीत करेंगे हिमांक के अवनमन के कुछ क्वेश्चंस की। हम लोग आज बातचीत करेंगे हिमांक के अवनमन पे कुछ क्वेश्चंस की। उसके बाद हम लोग जाएंगे परासरण दाब की तरफ, उसे समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर हम जाएंगे वांट हॉफ गुणक की तरफ। बहुत दिन हो गए भाई इस चैप्टर को चलते हुए, कल इस चैप्टर को किसी भी हाल में मुझे खत्म करना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे वांट ऑफ गुणक की। चलिए ध्यान से देखो, कृष्णा मुलानी क्वेश्चन देखे बेटा कल वाला, जो बच्चों को तकलीफ आ रही है। क्वेश्चन को देख के तकलीफ क्यों हो रही है पता नहीं, बट ठीक है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था, ये आपका जल है, ये आपकी आइस है, ये आपका मेथेनॉलिक विलियन है ना, ये आपका मेथेनॉलिक विलियन है। यहां आपका वाष्प दाब है और यहां आपका ताप है, राइट। वाई एक्सिस पे वाष्प दाब है, एक्स एक्सिस पे ताप है। मैंने बोला कि ये पॉइंट है 270.65 केल्विन, और ये पॉइंट है 273.15 केल्विन, है ना। ये डेटा दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि मेथेनॉल के लिए हमको आयतन दिया हुआ था 0.01 Xml, मेथेनॉल के लिए हमको घनत्व दिया हुआ था 0.792 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और मुझे मेथेनॉल का मोलर भार भी दिया हुआ था 32।
है ना। जब इसको मैंने मिलाया जल में, जब इसको मैंने मिलाया जल में, जल भी कितना 100 ml, तो मुझे बताना है कि x का मान क्या होगा। हमें kf दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। हमें kf दिया हुआ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। सवाल ने कहा था x बता दो, यही तो क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, 540 के आसपास जो भी आ रहा है वो ठीक है, बाकी एग्जैक्ट आंसर हम निकाल के देख लेना आप कैलकुलेटर से। बेटा जी सबसे पहले ये समझो ये ग्राफ किस चीज का है। तो आपने जल और आइस जैसे ही देखा, आपको ये बात का एहसास होना चाहिए कि ये हिमांक का ग्राफ है, जिसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि जब जल और आइस का वाष्प दाब सेम है, वो आपका जल का हिमांक बिंदु है, जिसका मान आपको ग्राफ ने दिया हुआ है 273.15 केल्विन। और इसी तरीके से आपके पास विलियन का हिमांक बिंदु भी है ना, मेथनॉलिक विलियन का जल के साथ, और ये मान दिया हुआ है 270.65 केल्विन। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो मुझे बताइए क्या हिमांक का अवनमन समझ में आ रहा है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा टीएफ आ जाएगा और मुझे निकालना है एक्स, तो मुझे डेल्टा टीएफ देखते ही एक ही फॉर्मूला आता है। मुझे बेटा डेल्टा टीएफ देखते ही, अभी तक मैंने बाकी डेटा नहीं देखा सपोज करो, मुझे ये फॉर्मूला समझ में आता है कि मैंने डेल्टा टीएफ के लिए एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, के एफ इंटू एम। अगर के एफ इंटू एम पढ़ा है तो बेटा जी डेल्टा टीएफ आपके पास है ना, ये बराबर है के एफ इंटू मोललता। मोललता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलेय के मोल क्या होंगे, तो बेटा जी आपको समझ में आ रहा है, विलायक जल है, विलेय आपका मेथेनॉल है। विलायक आपका जल है, विलेय आपका मेथेनॉल है। तो जब जल की बात होती है तो हमने ये बात करी कि बेटा जी जल के लिए ना, क्योंकि जल का आयतन 1 ग्राम प्रति एमएल होता है, ये याद नहीं था तो अब से याद रखना। हम ये बोलेंगे कि जल का जो भार ग्राम में होता है वही जल का आयतन एमएल में होता है। जल का जो भार ग्राम में होता है वही जल का आयतन एमएल में होता है, यानी कि 100 एमएल का मतलब 100 ग्राम। विलायक का भार कितना हो गया, 100 ग्राम। विलायक का भार कितना हो गया, 100 ग्राम। तो विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और केजी में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर 1000। अब विलेय के मोल कैसे लिखें, विलेय के मोल क्या होते हैं, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। मोलर भार है 32, मोलर भार है 32। अब दिया गया भार हमको निकालना है। बेटा अगर दिया गया भार हमको निकालना है समझे ध्यान से, भार निकालने के लिए क्या करें, तो बेटा मुझे आयतन पता है और मुझे घनत्व पता है। घनत्व बराबर भार अपॉन आयतन, भार आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। तो हमने बोला कि घनत्व जो है वो बराबर होगा भार अपॉन आयतन के। घनत्व है 0.792, ये बराबर है जो भी भार होता है अपॉन जो भी आयतन होता है, और आयतन कितना है 0.01x। यहां से आपको भार मिलेगा, घनत्व इंटू आयतन। अगर यहां से भार मिलेगा तो इस भार की वैल्यू को हमने यहां रख दिया। अब बेटा इस पूरी इक्वेशन में एक x ही अननोन होगा, तो यहां से x फाइंड हो जाएगा क्या, जो भी x आ रहा है। कुछ बच्चे 543 बोल रहे हैं तो ठीक है, मेरे पास आंसर जो था वो अप्रोक्सीमेटली 540 था, जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सही है, बढ़िया है। हाँ बेटा केएफ हमेशा विलायक का ही होता है ऋषभ। पंकज बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत सारी सक्सेस दे, अगला बर्थडे आप आईआईटी के अंदर मनाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, बढ़िया है, सही है, यहां तक सब कुछ ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का डाउट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप अब सब सही है।
ठीक है। हाँ जी। एसके किंग देख तो लिया भाई कमेंट, क्या बात करे तू बता। बेटा रोज रोज वीडियो कॉल नहीं, रोज रोज वीडियो कॉल नहीं, अब जिस दिन आखिरी दिन होगा उस दिन वीडियो कॉल करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, सही है, बढ़िया। अगले सवाल पे चलें क्या? मैं बिल्कुल बढ़िया हूं भाई, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं। आइए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आप लोगों को करना है, मैं पोल चलाऊंगा यहां पे, मतलब पोल नहीं, मैं टाइमर चलाऊंगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज जल्दी से उसको ट्राई करिएगा ढंग से, है ना। जल्दी से उसको ट्राई करिएगा ढंग से। चैट को ऑफ करते हैं क्योंकि बहुत बातें हो गई हैं, क्लास में फोकस करना जरूरी है, अच्छे अच्छे सवाल करने हैं। प्लीज ध्यान से देखिए। हाँ जी। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अब दिमाग लगाना कैसे करोगे। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर वाष्प दाब 650 mmHg से घटकर वाष्प दाब 650 mmHg से घटकर 640 mmHg होता है। वाष्प दाब 650 mmHg से घटकर 640 mmHg होता है। हिमांक का अवनमन ज्ञात करें। क्वेश्चन ने आपको डेटा दिया है कि हमें बेंजीन का केएफ दिया हुआ है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, और हमें बेंजीन का मोलर भार दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। सवाल को सोचो आराम से, 3 मिनट है, ढंग से सारा डेटा एक जगह पे लिखो और फिर सोचो कैसे करोगे, क्या करोगे। अरे यार कोई बात नहीं, आप ऐसे ही करिए, 3 मिनट्स का टाइम है आपके पास, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अपने आप दिमाग लगा के एक एक डेटा लिख के देखो कैसे करोगे, क्या करोगे। यस, प्लीज ट्राई करें।
आराम से सारा डेटा देखो, एनालाइज करो। यस, आइए भाई बात करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये वाला सवाल, है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, प्लीज गौर से देखें। सवाल कह रहा है कि एक अवाष्पशील विलेय है, एक अवाष्पशील विलेय है जिसका 0.5 ग्राम है, उसे 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर, उसे 39 ग्राम बेंजीन में मिलाने पर वाष्प दाब 650 से घटकर 640 होता है। इसका मतलब वाष्प दाब का अवनमन है, मतलब ये विलायक का वाष्प दाब था पहले, जैसे ही उसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया, विलयन का वाष्प दाब घटकर रह गया 640 mmHg, है ना। बढ़िया है। हमें बताना है डेल्टा टीएफ क्या होगा, हमें बताना है डेल्टा टीएफ क्या होगा। अब आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें, आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि डेल्टा टीएफ बराबर होता है के एफ इंटू एम के, है ना। मुझे डेल्टा टीएफ पूछा है, हिमांक का अवनमन, तो वो तो इसी के बराबर होता है। तो शुरुआत यहीं से करो। क्या मुझे के एफ पता है? हाँ जी, विलायक तो बेंजीन ही है, वो मुझे पता है। इनटू, अब मुझे मोललता पता करनी है। मोललता क्या होती है? मोललता होती है भाई विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और वो भी केजी में, और अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो। यानी कि डेल्टा टीएफ क्या हो गया? 5.12 इंटू विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार है 39, विलेय के मोल है 0.5 अपॉन मोलर भार। ये मैंने लिखे विलेय के मोल डिवाइडेड बाय विलायक का भार 39 ग्राम है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1000 से। सही बात है? देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? अच्छा, अगर ये क्लियर है तो ध्यान से देखना, डेल्टा टीएफ किसके बराबर है? 5.12 इंटू 0.5 इंटू 1000 अपॉन 39 इंटू विलेय का मोलर भार, विलेय का मोलर भार। तो बेटा जी, इस इक्वेशन में दो अननोन है, एक डेल्टा टीएफ है और एक विलेय का मोलर भार है। मुझे डेल्टा टीएफ तो पता ही करना है। अगर मुझे कहीं से ये वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा क्या? प्लीज मुझे बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? गर्म पानी, गर्म पानी, यस, हाँ जी, प्लीज मुझे बताएं, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी है तो बताइए प्लीज। हाँ जी, एक भी बच्चा बोलेगा तो हम डिस्कस करेंगे ना। ध्यान से प्लीज देखो, जो जो दिया था मैंने सब कुछ पुट किया। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? हाँ जी। यानी कि अब मेरा सारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे लगेगा, और वो ये है कि मुझे विलेय का मोलर भार पता करना है। मुझे विलेय का मोलर भार पता करना है। कैसे पता करें? तो अब ध्यान से देखो बेटा जी, मेरे पास और भी डेटा है यहाँ पे, पी नॉट और पी एस। अगर मैं इस डेटा को ध्यान से देखूं तो सुनना ध्यान से, मैंने बोला अगर आरएलवीपी वाला फॉर्मूला लगाया जाए, अगर आरएलवीपी वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो क्या बनेगा?
पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये चीज किसके बराबर है? विलेय के मूल भिन्न के। किसके बराबर है? विलेय के मूल भिन्न के। अगर ये विलेय के मूल भिन्न के बराबर है तो बेटा जी क्या हो गया? विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल। विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है तो बताओ। विलेय के मूल अपॉन टोटल मूल, है ना बेटा जी? अंकेश, मोललता का सूत्र क्या होता है? विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार। विलायक का भार मुझे 39 दिया हुआ है, पर ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी के लिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। और विलेय के मूल क्या होते हैं? दिया गया भार अपॉन मूलर भार। मूलर भार मुझे पता नहीं है क्योंकि विलेय का नाम मुझे दिया नहीं है, तो मैंने वो रख दिया। बेंजीन का मोलर भार है, उससे मुझे क्या मतलब? वो तो विलायक है, मुझे तो विलेय का मोलर भार चाहिए ना। ध्यान से देखिए, उसके लिए मैं ये जुगाड़ लगाऊंगा आरएलवीपी का। ये क्या चीज आ गई? ये चीज क्या आ गई? प्लीज ध्यान से देखो। हमने ये बोला कि भाई ऐसा है कि पी नॉट का मान है 650, पीएस का मान है 640, अपॉन पी ए नॉट का मान है 650, और ये चीज किसके बराबर है? विलेय के मूल अपॉन विलायक बेंजीन गिवन भार अपॉन मोलर भार प्लस विलेय के मूल। मैं विलेय के मूल यहां पे एज इट इज ही निकाल लेता हूं ना, उस वैल्यू को ही यहां पे रख दूंगा, है ना, या मोलर भार निकाल दूंगा, एक ही बात है। आप देखिए ध्यान से, ये बनेगा 10/650। ये किसके बराबर हो गया? विलेय के मूल अपॉन, ये हो गया 1/2 यानी कि 0.5 प्लस विलेय के मूल। बेटा प्लीज ध्यान से देखना, क्यों ना मैं यहां पे ऐसा करूं, इसको लिखने की बजाय, मोलर भार निकालने की बजाय, अगर मैं विलेय के मूल ही लिख दूं एज इट इज, तब भी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तब भी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5.12 इंटू विलेय के मूल इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 39। 5.12 इंटू विलेय के मूल इंटू 1000 अपॉन 39। विलेय के मूल निकालने हैं, वो यहां से निकल जाएंगे। 0 से 0 काटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आएगा? 65 टाइम विलेय के मूल बराबर 0.5 प्लस विलेय के मूल, यानी कि इस विलेय के मूल को मैं इधर ले गया, ये चीज बराबर है 0.5। अगर ऐसा है तो बेटा 64 टाइम विलेय के मूल क्या 0.5 के बराबर हो गए? तो विलेय के मूल क्या हो गए? 0.5 अपॉन 64, ये हटा के नीचे 10 आया, ये कट गया, ये हो गया 1/128। विलेय के मूल आ गए 1/128। जैसे ही 1/128 आ गया, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, डेल्टा टीएफ आ जाएगा। और जैसे ही डेल्टा टीएफ निकालने की बात आई, डेल्टा टीएफ क्या हो गया? 5.12 इंटू 1/128 इंटू 39, ये बन गया, है ना। अब इसको सॉल्व किया है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.02 केल्विन लगभग। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि मोलर भार दिया तो है, पर बेटा जी इतना तो पहचानो, ये विलायक है यार, कैसी बातें कर रहे हो? ये विलायक का मोलर भार है, विलेय को बेंजीन में मिलाया गया है, तो बेंजीन तो विलायक हुआ ना, विलेय है ऊपर वाला। ऐसे हमने सॉल्व किया, यहां से विलेय के मोल निकाले, वैल्यू को पुट किया, आंसर आया लगभग 1.02 केल्विन। विशाल बेटा सिर्फ केल्विन, केजी पर मोल क्यों आएगा साथ में? केएफ का मान थोड़ी निकाला है तूने, ताप का अंतर निकाला है, ताप का अंतर तो खाली केल्विन में आता है। यस, ताप का अंतर कहां आता है? खाली केल्विन में आता है। यस, हाँ जी। आदर्श बेटा, अगर ये नहीं समझ में आया तो पहले आरएलवीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ो। हमने पढ़ा था कि शुद्ध विलायक में जब विलेय मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में अवनमन होता है। अब तुम सोचो सेम बात रोज रोज टीचर बताएगा, ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो देखो ना, 650 से 640 हुआ, इसका क्या मतलब है कि पहले शुद्ध विलायक था, उसमें जैसे ही विलेय मिला वो 640 हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। हमेशा ज्यादा वाली वैल्यू विलायक की होती है, कम वाली विलेयन की होती है, हमें पता ही है ये बात, ठीक है।
चलो ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक और सवाल करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। प्लीज गौर से देखिएगा, प्लीज गौर से देखिएगा अगला सवाल। ध्यान से देखिएगा अगला सवाल। सवाल कह रहा है एथेनॉल और जल का मिश्रण है। सवाल कह रहा है एथेनॉल और जल का एक विलयन बन रहा है, इस विलयन का नाम है विलयन एम। एथेनॉल और जल से मिलकर एक विलयन बन रहा है जिसका नाम है विलयन एम। सवाल ने बोला यदि एथेनॉल का मूल भिन्न 0.9 है, ठीक है, आपको एथेनॉल का शुद्ध वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 40 mmHg। आपको सवाल ने केएफ का डेटा दिया हुआ है, एथेनॉल का कितना दिया हुआ है, 2 केल्विन kg पर मोल। आपको सवाल ने केएफ दिया हुआ है वाटर का, कितना दिया हुआ है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, सवाल ने आपको पी नॉट दिया हुआ है जल का, 760 mmHg। सवाल ने आपको और क्या क्या दिया हुआ है, सवाल ने आपको हिमांक बिंदु दिया है एथेनॉल का, कितना दिया हुआ है, 155.7 केल्विन। और सवाल ने आपको जल के लिए भी डेटा दिया हुआ है, 273 केल्विन। सवाल ने आपको बोला है विलियन एम का हिमांक बिंदु ज्ञात कीजिए। विलियन एम का हिमांक बिंदु ज्ञात कीजिए। प्लीज देखिए ध्यान से कैसे करोगे सवाल। पहले आपको ये सोचना है कि ये जो विलियन है इसमें मुझे एथेनॉल के लिए भी सारा डेटा दिया हुआ है और जल के लिए भी सारा डेटा दिया हुआ है। देख रहे हो आप, आपको एथेनॉल के लिए भी सारा डेटा दिया हुआ है और जल के लिए भी सारा डेटा दिया हुआ है। अगर एथेनॉल और जल दोनों के लिए सारा सारा डेटा दिया हुआ है तो आपको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस विलयन में विलेय कौन है और विलायक कौन है। आपको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस विलयन में विलेय कौन है और विलायक कौन है। कैसे डिसाइड करते हैं भाई, कैसे डिसाइड करते हैं कि विलेय कौन विलायक कौन? हाँ जी, कैसे डिसाइड करते हैं कि विलेय कौन विलायक कौन? यस, प्लीज बताएं। तो यार हमने चैप्टर के पहले लेक्चर में एक बात समझी थी और वो बात ये थी कि जो आपके पास ज्यादा मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाते हैं, विलेय। तो बेटा जी हम ये कहते हैं कि अगर एथेनॉल का मूल भिन्न 0.9 है तो हम ये बोलें क्या कि यहां पे जल का मूल भिन्न कितना रहा होगा, 0.1, क्योंकि दोनों का योग हमेशा 1 आना चाहिए। यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन है, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, एथेनॉल की। तो इस बारी हम बोलेंगे एथेनॉल विलायक है। जो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे इसका मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे इसका मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हमने बोला जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक होता है। तो ध्यान से समझें, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक होता है, यानी कि इस केस में एथेनॉल जो है वो विलायक होगा और जल जो है वो आपका विलेय होगा। अगर एथेनॉल विलायक होगा और जल आपका विलेय होगा तो ध्यान से समझिए,
एथेनॉल का मूल भिन्न 0.9 है और जल का मूल भिन्न 0.1 है। राइट, एथेनॉल का मूल भिन्न 0.9 है और जल का 0.1 है। राउल्ट लॉ कैसे यूज हो जाएगा बेटा? जब हिमांक बिंदु पूछा है तो हिमांक बिंदु निकालने के लिए तो अणु संख्या गुणधर्म ही लगते हैं, यानी कि आपको यहां पे समझ में आए कि जो विलेय है वो अवाष्पशील होगा। अगर वो अवाष्पशील होगा तो पंकज बेटा देख, तू बार बार स्पैम करेगा तो कोई फायदा नहीं है, क्लास खराब हो रही है, फिर तुम कहोगे सर डांटते हैं, है ना? फिर तुम्हें फीडबैक खराब करना हो तब भी कर देना, कोई बात नहीं। अगर अपन कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो पढ़ने की कोशिश करो यार। पढ़ाई के बीच में मुझे डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं लगता। जब बातें करेंगे, जब बात करना, इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है, नहीं तो मैं सवाल ना पढ़ा कि चैप्टर खत्म ना कर दूं। मैं क्यों इतने एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं? ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए बातें। तुम बातें कर रहे हो यार, समझो ध्यान से मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि विलेय तुम्हारा कौन है? जल। और विलायक कौन है? एथेनॉल। तो बेटा जी ध्यान से समझिएगा, हम क्या बोलेंगे, मुझे हिमांक बिंदु निकालना है। तो जो मेरा विलयन m है, जो मेरे पास विलयन n है, इसमें विलेय और विलायक है। तो विलेय आपका जल हो गया और विलायक आपका एथेनॉल हो गया, है ना बेटा? विलेय जल हो गया और विलायक एथेनॉल हो गया। अगर ये हो गया, समझ में आ गया, अगर ये बात क्लियर है, तो अब ध्यान से सुने मेरी अगली बात। हम क्या बोलेंगे कि अगर विलयन का हिमांक बिंदु निकालना है तो बेटा हिमांक बिंदु के लिए तो एक ही फॉर्मूला आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है? के एफ इंटू एम। अगर बेटा डेल्टा टी एफ आपका के एफ इंटू एम है, जहां पे एम आपकी मोललता होती है, तो मेरी बात ध्यान से समझे, ध्यान से समझे, डेल्टा टी एफ क्या होता है? विलायक का हिमांक बिंदु माइनस विलयन का हिमांक बिंदु, और ये किसके बराबर हो गया? के एफ इंटू मोललता। के एफ इंटू मोललता, है ना? ध्यान से देखिए, अब विलायक कौन है? एथेनॉल। तो एथेनॉल का हिमांक बिंदु है 155.7 माइनस विलयन का हिमांक बिंदु मेरे को निकालना है ना? विलयन का हिमांक बिंदु हमको निकालना है। ये किसके बराबर है? केएफ। केएफ किसका? विलायक का। विलायक कौन है? एथेनॉल। तो एथेनॉल का केएफ हो जाएगा 2 इंटू मोललता क्या होती है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, यानी कि जल विलेय है ना, तो जल के मोल अपॉन एथेनॉल का भार। और अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नेट रिजल्ट केजी में आ जाए। है ना? अगर ये चीज समझ में आती है तो आगे बढ़ते हैं। विलयन का हिमांक बिंदु मेरे को निकालना है यार, तो वो तो ठीक है। जल के मोल और एथेनॉल का भार कैसे आएगा? तो बेटा जी मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं मूल भिन्न का डेटा मेरे पास है तो मैं ये बोलूं क्या कि यदि कुल मोल 1 है, यदि मेरे पास विलयन में कुल मोल 1 है, तो हम बोलेंगे कि यहां पे एथेनॉल के मोल है 0.9 और जल के मोल है 0.1। एथेनॉल के मोल है 0.9 और जल का मोल है 0.1। ये बात कह सकते हैं ना? मोल भिन्न का मतलब क्या होता है? एक मोल में कितने मोल हैं। तो अगर टोटल मोल 1 होंगे तो ये अलग अलग मोल आ गए। तो बेटा जी जल के मोल आ गए 0.1, जल के मोल आ गए 0.1। इसी तरह अगर हम एथेनॉल का भार निकालना चाहते हैं तो बेटा जी भार क्या होता है? देखो भाई, मोल क्या होंगे? दिया गया भार अपॉन मोलर भार। दिया गया भार अपॉन मोलर भार। तो यहां से मैंने बोला कि एथेनॉल का भार हो जाएगा उसके मोल इंटू मोलर भार। मोल कितने? 0.9। और अगर मोलर भार निकालोगे तो 12 दूनी 24, 6 हाइड्रोजन 30, 16 ऑक्सीजन 46। वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 चौके 36, 36 और 5 41 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ जाएगा 41.4 ग्राम। 41.4
4 ग्राम। ये आ गया एथेनॉल का भार। और जैसे ही एथेनॉल का भार आ गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पे इक्वेशन में वैल्यू रखी और वो वैल्यू क्या हो गई, 155.7 माइनस विलियन का हिमांक बिंदु, ये किसके बराबर है, केएफ का मान क्या हो गया 2 इंटू जल के मोल, जल के मोल क्या है 0.1 अपॉन विलायक का भार, विलायक कौन है 41.4, और अगर वो ग्राम में है तो ऊपर किससे इंटू करेंगे 1000 से। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, विलियन का हिमांक बिंदु। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, विलियन का हिमांक बिंदु। ठीक है बेटा, यार देखो यहां पे मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको एक्चुअली कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, क्योंकि उनके बेसिक्स बिल्कुल ही उलझे हुए सुलझे हुए हैं। तो बेटा यार फिर आपको नहीं लग रहा कि अपन गलत स्ट्रीम में आ गए हैं? हाँ जी, ऐसे तो तैयारी नहीं होती है आईआईटी की। तुम सोचोगे एक ही बात रोज पूछोगे तब भी क्लियर नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? 2 × 10⁻³ क्यों होगा विकास बेटा मुझे बताओ? 2 × 10⁻³ क्यों होगा विकास बेटा मुझे बताओ? 2 केल्विन है ना, तो 2 एज इट इज ही तो रखा जाएगा। आपको किसने बोला 2 × 10⁻³ होगा? अजय मीना, क्या दिक्कत आ रही है भाई बता प्लीज, क्या दिक्कत आ रही है भाई बताओ प्लीज। यस, केशव प्रताप सिंह, नहीं नहीं बेटा ये तो कॉलेज लेवल की पढ़ाई है। यस, वर्तिका बेटा क्या क्लियर नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइए, क्या क्लियर नहीं हुआ प्लीज मुझे बताइए। हम लोग सेम फॉर्मूले के अलग अलग सवाल करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, दोबारा पढ़िएगा और आपको समझ में आएगा। क्लियर है पक्का जी? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले अणुसंख्या गुणधर्म पे चलते हैं। ये हमने हिमांक का अवनमन पढ़ा था, ये हमने हिमांक का अवनमन पढ़ा था। अब हम चलते हैं अगले अणुसंख्या गुणधर्म पे, जो कि हमारा आखिरी अणुसंख्या गुणधर्म है, जो कि हमारा आखिरी अणुसंख्या गुणधर्म है, जिसका नाम क्या है बेटे, परासरण दाब। क्या नाम है इसका, परासरण दाब। आप देखो मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्वथनांक में उन्नयन, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया हिमांक का अवनमन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आखिरी परासरण दाब। तो बेटा जो बायो वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें परासरण अच्छे से पता होता है। आप लोगों ने 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप लोगों ने 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत आइडिया लिया है इसका। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ जी। तो परासरण क्या होता है बेटा जी, ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं परासरण का मतलब होता है विलायक का मूवमेंट। क्या? विलायक का मूवमेंट। कहां से कहां? विलायक से विलियन की ओर। विलायक का मूवमेंट विलायक से विलियन की ओर। अब ध्यान से देखें, मेरे पास इस तरीके का एक सेटअप है जिसमें मैंने एक साइड में विलायक रखा है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो विलायक। ध्यान से समझना बेटा प्लीज, आराम आराम से, है ना। यहां मैंने रखा है विलायक, ठीक। इस साइड बेटा मैंने रखा है विलियन। कैसा विलियन है? वही वाली बात है जो हमेशा पढ़ते हैं, अवाष्पशील विलेय और विलायक का कॉम्बिनेशन। अवाष्पशील विलेय और विलायक का कॉम्बिनेशन, और वहां शुद्ध विलायक है। और मैंने इन दोनों को किसके बीच में रखा हुआ है? एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लीज ध्यान से देखना बेटा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आइए लिख के बताता हूं, आइए लिख के बताता हूं, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हिंदी में कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
ये क्या करती है बेटा, इस मेम्ब्रेन में ना ऐसे छोटे 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 पोर्स बने होते हैं, छोटे छोटे छेद बने हुए होते हैं। उससे क्या होता है, इन छेद का साइज इतना छोटा है कि इनसे केवल विलायक के कण ही पास हो सकते हैं। विलय के कण थोड़े बड़े आकार के होते हैं, वो पास नहीं हो पाते। तो एसपीएम का फायदा यह है कि यह केवल अपने पोर्स से, यह केवल अपने छिद्रों से विलायक के कणों को ही पास होने देती है। यह केवल विलायक के कणों को ही पास होने देती है। अगर ये केवल विलायक के कणों को ही पास होने देती है तो बेटा जी हम बोलेंगे कि यहां शुद्ध विलायक है, यहां विलयन है। तो ऐसा देखा गया कि विलायक के कण लगातार इस एसपीएम के थ्रू उस साइड से इस साइड आए जा रहे थे। हमने ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, बाहर आपका वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। लगातार लगातार विलायक के जो कण है वो उधर से इधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका होता है, विलायक से विलयन, विलायक से विलयन, विलायक से विलयन। अगर विलायक से विलयन लगातार मूवमेंट हो रहा है तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को कहते हैं परासरण। ठीक है, विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाला मूवमेंट हम बोलते हैं विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाला मूवमेंट परासरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, कहलाता है। मैंने क्या बोला, विलायक के कणों का शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने वाला जो मूवमेंट है ये क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और इस वजह से ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए, सपोज करो विलायक के कण लगातार इस साइड आए जा रहे हैं। अब मैं चाहता हूं मेरे कण यहां ना ऐसे यहां पे रख, मैं चाहता हूं कि वो कण यहां आने बंद हो जाए या जो है वो भी वापस चले जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं विलयन की साइड में एक्स्ट्रा दाब लगाऊंगा। अभी तो दोनों जगह पे सेम दाब था, वायुमंडलीय दाब। अभी तो दोनों जगह पे सेम दाब था, वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा दाब लगाया है, इस वायुमंडलीय दाब के अलावा जो मैंने एक्स्ट्रा दाब लगाया है, यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, वो क्या करेगा, विलायक के जो कण आए हैं उनको वापस भेजेगा और नए आने नहीं देगा। जितने भी विलायक के कण यहां आए हैं उनको वापस भेजेगा और नए आने नहीं देगा। ऐसा करने पे जो बाहर से दाब लगता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। रख दो इसको भी, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। समझे आप बात। तो परासरण मैंने बोला विलायक से विलयन की ओर का मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को स्थगित करने के लिए विलयन की साइड से जो एक्स्ट्रा दाब लगाया जाता है, जिस वजह से विलायक के कण वापस हो ले अपने घर पे। चलो चलो भैया, मार पिट रही है, अब जल्दी से घर चलो। उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगर हम इसको लिखें तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए विलयन की साइड से लगने वाला बाहरी एक्स्ट्रा दाब परासरण दाब
कहलाता है। और उस परासरण दाब को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्स्ट्रा दाब है वो क्या कहलाता है? पाए, परासरण दाब कहलाता है। समझ रहे हो बात, है ना? ठीक है। अगर वो एक्स्ट्रा दाब परासरण दाब कहलाता है तो ये जो पाए है हम बोलते हैं पाए का मान विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए ये अणु संख्या गुणधर्म है। क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म की डेफिनेशन क्या थी? जो विलेय की संख्या पर निर्भर करे। तो बताओ भाई, पहले मुझे ये बताओ, परासरण और परासरण दाब पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आया क्या? परासरण और परासरण दाब पढ़ने वाले बच्चों को समझ में आया क्या? प्लीज बताएं भाई। यहां गला सूख गया तुम्हें पढ़ा पढ़ा के, गला खराब हो गया है पढ़ा पढ़ा के, पर जनता यहां पे लिख देती है नहीं आ रहा। गजब कर रहे हैं भाई लोग। प्लीज बताएं, परासरण दाब और परासरण का फंडा समझ में आया क्या? क्या होता है? यस, क्लियर है? कुछ बच्चे तो इस तरीके के होते हैं कि एक बार, ये तुम्हारा ही बैच ऐसा नहीं है, एक बहुत पहले एक ऑनलाइन बैच शुरू हुआ था जब मैं नया नया पीडब्ल्यू में आया था। वो बच्चे पता है क्या करते थे? मैं बोलता था गुड मॉर्निंग बच्चों, बच्चे कहते थे समझ नहीं आया सर। अब बताओ क्या करे ऐसे ठठरी के बरों का? है, उठ उठ के आ जाते हैं करनी उनको आईआईटी की तैयारी, समझ उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं आ रहा। अब पता नहीं भाई क्यों कर रहे हैं बच्चा ऐसा, क्या मिल रहा है इसको करके, मतलब उन्हें लग रहा है कि ये बहुत जबरदस्त कॉमेडी हो गई है कुछ, और हमने कुछ अलग तरीके का माहौल बना दिया है क्लास के अंदर, हम बिल्कुल एकदम टॉप कॉमेडियंस के अंदर आने लग गए हैं। तो भाई ये पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, किस तरीके के वहम में आप जी रहे हैं। यस, अजय मीना, बेटा सॉल्वेंट सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि एसपीएम के साइज जो है, एसपीएम में जो रोम छिद्र बने हुए हैं उनका साइज इतना छोटा है कि केवल विलायक के कणों को ही वो पास करवा सकता है, विलेय के कणों को पास नहीं करवा सकता, विलेय के कणों को पास नहीं करवा सकता। और अगर सपोज करो विलायक यहां से एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाया जाए तो विलायक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अनंत समय तक होता जाएगा मूवमेंट। ठीक है, विसरण क्या होता है वो अलग बात है, अभी हम परासरण की बात कर रहे हैं। ठीक है क्या? चलो, अगर हमने ये बात करी कि ये आपके विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब ये एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो ध्यान से देखिएगा, हम कहते हैं कि परासरण दाब का जो मान है ये मोलरता पे डिपेंड करता है, और इस चैप्टर में मैं मोलरता को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। परासरण दाब का जो मान है ये ताप पे डिपेंड करता है, जिसे मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मैं ये कह सकता हूं कि परासरण दाब का मान दो बातों पे निर्भर करता है, सी और टी, और जैसे ही आपका समानुपाती का चिन्ह हटता है वैल्यू हो जाती है सी आर टी। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है वैल्यू हो जाती है सी आर टी। तो हम बोलते हैं यहां पे पाए है परासरण दाब, सी है आपकी मोलरता, टी है आपका ताप, और आर है आपका गैस नियतांक, जिसका मान हम यहां पे रखते हैं 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन, या फिर आप शॉर्ट में इसको ये, बच्चे कहेंगे सर हमने तो इसका मान 8.314 पढ़ा था। बेटा वो जूल में होता है, वो जूल में होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एटीएम में ही बात करनी है। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं एसपीएम बना किससे होता है? बेटा एसपीएम अलग अलग चीजों से बन सकता है ना? सेल मेम्ब्रेन से बन सकता है, कोशिका से, ठीक है, और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं उनसे भी बन जाता है। क्लियर है? यस। प्रतिलोम परासरण पे भी आएंगे श्वेता, बट पहले परासरण दाब तो समझ लें तो पता जाता है। मोलरता का मतलब क्या होता है बच्चे ये भी भूल चुके होंगे भाई, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तो हमने लिख दिया उसको विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अब अगर कोई यही भूल गया है कि विलेय क्या होता है तो फिर बेटा आप इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अरे बोलो भाई, सही है क्या? आया नहीं आया? अरे बोलो रे। ठीक है, चलिए बढ़िया। अगर ये हुआ तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। आइए एक सवाल करते हैं इस पे, प्लीज गौर से देखिएगा। आइए सवाल करते हैं इस पे, प्लीज गौर से देखिएगा। क्या सवाल है, देखो ध्यान से। हमने बोला 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर रक्त का परासरण दाब 7.4 एटीएम है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर रक्त का परासरण दाब 7.4 एटीएम है। रक्त विलयन की मोलरता क्या होगी? ऑप्शंस 0.3, 0.2, 0.1, 0.4। ट्राई करना तो। एसपीएम शुरू से लगा हुआ होता है, एसपीएम शुरू से लगा होता है, नहीं तो परासरण होगा ही नहीं, नहीं तो परासरण होगा ही नहीं। हाँ जी। तो परासरण केवल विलायक का मूवमेंट है ना, विलेय का मूवमेंट नहीं है, ये बात आप समझ गए होगे। नमन बेटा याद कर लो, कोई बात नहीं, समझ नहीं आई तो। रिहान बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी कोई सवाल डिग्री सेल्सियस में किया है क्या? हर सवाल को केल्विन में ही तो करते हैं कन्वर्ट। यस। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? ट्राई करें सब लोग। एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। हाँ जी। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, देखना ध्यान से। बेटा हमें 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर परासरण दाब का मान दिया है, हमें मोलरता बतानी है। कैसे बताएंगे, प्लीज गौर से देखें। क्या हम बोल सकते हैं कि पाई बराबर सी आर टी होता है, हमें सी बताना है, तो हमारा सी क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाय आर टी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। पाई क्या हो जाएगा बेटा? 7.4। पाई आ जाएगा 7.4 अपॉन आर को मैं 1/12 लिख सकता हूं, इंटू तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 273 जोड़ूंगा, इंटू 300 कर दिया। तो मैंने बोला ये क्या बन जाएगा? 7.4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300। ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आएगा, है ना? ये क्या बन जाएगा? 12 4 जा 48, 12 7 जा 84 और 4 88 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 10। तो बेटा अगर मैं 3 की टेबल से काटूं तो ये 100 हो गया, 3 2 जा 6, 2 8, 3 9 जा 27, 1 8, 3 6 जा 18, तो ये बन जाएगा 296 बाय 1000। आंसर आ जाएगा 0.296, यानी कि लगभग लगभग आप क्या टिक करेंगे? ए ऑप्शन।
लगभग लगभग आप क्या टिक करेंगे? ए ऑप्शन, क्योंकि 0.296 से क्लोजेस्ट कौन है? 0.3। 0.296 से क्लोजेस्ट कौन है? 0.3। बताओ बेटा, समझ में आई क्या ये वाली बात? प्लीज देखिए तो, ये वाली बात समझ में आई क्या? हाँ जी, सही है भाई। 0.296 से क्लोजेस्ट ऑप्शन है ए वाला 0.3, है ना? सही है सर, सही है, सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा जी एक बीकर है, ठीक है, ये बीच में मैंने एसपीएम लगाई हुई है, ये मैंने एसपीएम लगाई हुई है। इस साइड है मेरे पास 0.01 मोलर K4FeCN6, ऐसा कोई यौगिक है। 0.01 मोलर K4FeCN6, और इस साइड मेरे पास है 0.01 मोलर FeCl3। बेटा जी ये है साइड X और भाई ये है साइड Y। ये दो साइड्स है मेरे पास में। सवाल कह रहा है यदि FeCl3, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, ठीक है, यानी कि दोनों साइड जल भी भरा हुआ है, दोनों साइड जल भी है। सवाल कह रहा है यदि FeCl3 K4FeCN6 के जलीय विलयन के साथ क्रिया करे, क्रिया करके नीला विलयन देती है। ठीक है, तो आपको बताना है परासरण की वजह से क्या होगा। आपको बताना है परासरण की वजह से क्या होगा। ठीक है, ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन साइड एक्स पे ब्लू कलर बनेगा, दूसरा ऑप्शन साइड वाई पे ब्लू कलर बनेगा, तीसरा ऑप्शन दोनों साइड पे ब्लू कलर बनेगा, और आखिरी ऑप्शन कहीं पर भी ब्लू कलर नहीं बनेगा। है ना, ये चार ऑप्शंस हैं। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्लीज बताइए। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, प्लीज बताइए। सोचिए ध्यान से और ट्राई करिए इस सवाल को। एक साइड FeCl3 है, एक साइड K4FeCN6 है। सवाल कह रहा है जब भी ये दोनों मिलेंगे नीले रंग का विलयन बनेगा। अब बताओ साइड X पे बनेगा या Y पे बनेगा या दोनों पे बनेगा या क्या होगा, क्या लगता है? और दोनों ही जलीय विलयन है। अगर दोनों ही जलीय विलयन है तो क्या होगा, यह सोच के बताना है। यस, ट्राई करें प्लीज।
हाँ जी, क्या लगता है बेटा जी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, जो केवल 11% बच्चों ने दिया है। किस किस ने दिया है? लकी प्रजापति, दीपक, अंशु गुप्ता, नितिन, निखिल शाक्या, कृष्णा मुलानी, अपेक्षा, अनिल, अजय, हेमंत। बेटा जी आंसर होगा डी ऑप्शन। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इसमें, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था। अरे बेटा हमेशा केल्विन में ही रखना होता है। तुझे किसने डिग्री सेल्सियस में रखने के लिए कह दिया? जय त्रिपाठी। हमेशा केल्विन में रखते हैं, अंतर कोई भी लो, चाहे डिग्री या केल्विन। एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे तो केल्विन ही रखेंगे ना बेटा। ध्यान से देखो, आपको मैंने बताया था परासरण किसका मूवमेंट है? विलायक के कणों का। परासरण किसका मूवमेंट है? विलायक के कणों का। क्या एसपीएम से विलेय के कण पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर एसपीएम से विलेय के कण पास नहीं हो सकते, केवल विलायक के कण पास हो सकते हैं, तो बेटा जी ये जलीय विलयन है। अगर ये जलीय विलयन है तो आप समझो विलायक तो दोनों ही जगह पे कौन होगा? जल। अगर ये हमारे जलीय विलयन है, इसका मतलब दोनों ही साइड में विलायक कौन होगा? जल होगा। अगर दोनों ही साइड में विलायक आपका जल होगा, इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का यह अर्थ है कि बीच वाली एसपीएम से जल पास होता रहेगा इधर से उधर। पर क्या K4FeCN6 पास हो पाएगा? नहीं। क्या FeCl3 पास हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो विलेय है, इनका जलीय विलयन है, मतलब जल में इनको मिलाया गया है, मतलब जल विलायक है। तो जल का मूवमेंट हो सकता है इधर उधर, K4FeCN6 का या FeCl3 का मूवमेंट नहीं होगा। और अगर इनका मूवमेंट नहीं होगा, इस बात का क्या मतलब है? केवल विलायक का मूवमेंट होगा। और केवल विलायक का मूवमेंट होगा तो बेटा ब्लू कलर तो जब बनता जब ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते, ये तो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे। और अगर ये एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे तो चाहे साइड X हो चाहे साइड Y हो, कहीं पे भी ब्लू कलर नहीं आएगा। चाहे साइड एक्स हो चाहे साइड वाई हो, कहीं पे भी ब्लू कलर नहीं आएगा। तो आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन की यही खूबी थी, यही खास बात थी कि देखने में अलग सा लगता है, बट ये समझने वाली बात है कि केवल विलायक के मूवमेंट की वजह से तो ब्लू कलर आने से रहा। जल तो जल है, वो तो इधर उधर मूवमेंट करता रहेगा। विलेय मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि एसपीएम अलाउ ही नहीं करती, तो ब्लू कलर बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि ब्लू तो जब बनता ना जब विलेय के कण आपस में मिलते, विलेय मिल ही नहीं रहा है ना। चलो एक और अच्छा सवाल करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। प्लीज गौर से देखें ये वाला सवाल, प्लीज ट्राई करें ये वाला सवाल, देखें ध्यान से। सवाल कह रहा है 273 केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर यदि परासरण दाब का डेटा इस प्रकार है, क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज और उसकी वजह से परासरण दाब है P1, ठीक है। 10 ग्राम यूरिया, उसकी वजह से परासरण दाब है P2, और 10 ग्राम सुक्रोज, इसकी वजह से परासरण दाब है P3। ये डेटा आपको दिया हुआ है। सवाल कह रहा है इन सबको हम ऐसे बोलेंगे, प्रत्येक को अलग अलग प्रत्येक को अलग अलग 250 ml जल में प्रत्येक को अलग अलग 250 ml जल में मिलाने पर परासरण दाब का क्रम क्या होगा? परासरण दाब का क्रम क्या होगा? आपको सवाल ने डेटा दिया है
कि अगर आपको मोलर भार निकालना हो ग्लूकोज का तो वैल्यू होती है 180 ग्राम प्रति मोल। अगर आपको मोलर भार निकालना हो यूरिया का तो वैल्यू होती है 60 ग्राम प्रति मोल। और अगर आपको वैल्यू निकालनी हो सुक्रोज की तो वैल्यू होती है 342 ग्राम प्रति मोल। तो हमें बताना है परासरण दाब का क्रम। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है P1 P2 P3, दूसरा ऑप्शन है P3 P1 P2, तीसरा ऑप्शन है P2 P1 P3 और आखिरी ऑप्शन है P2 P3 P1। ठीक है जी, ये चार ऑप्शंस है, एक एक करके ट्राई करें प्लीज, एक एक करके ट्राई करें प्लीज। कैसे करोगे देखना तो। करें भाई, ट्राई करें। आइए 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 डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी यहां सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। तो ध्यान से देखें, मुझे बताना है परासरण दाब, मुझे बताना है परासरण दाब। बेटा परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? CRT, है ना। परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है? CRT। प्लीज गौर से देखें, हम ये बोल सकते हैं कि परासरण दाब का मतलब होता है CRT। अब बेटा ताप सब जगह पे फिक्स है 273 केल्विन, ताप सब जगह पे फिक्स है 273 केल्विन, तो ये चीज फिक्स है। आर का मान होता ही फिक्स है, तो हम ये बोलें क्या कि परासरण दाब जो है वो मोलरता के समानुपाती है। हम ये बोल सकते हैं क्या कि परासरण दाब जो है वो आपका मोलरता के समानुपाती है? प्लीज बोलो हाँ या ना, बताओ भाई हाँ या ना।
परासरण दाब जो है वो मोलरता के क्या है, समानुपाती। अगर आपका परासरण दाब मोलरता के समानुपाती है तो हम लोग तीनों विलयन की अलग अलग मोलरता निकाल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अभी भी देखो आसान कर सकते हैं हम इसको। मोलरता क्या होती है, विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतनी बात है। अब आप देखो सबके 10-10 ग्राम को आपने किस में मिलाया है, 250 ml जल में मिलाया है, तो सभी में विलयन तो सेम ही है, सभी में आयतन तो सेम ही है विलयन का 250 ml, क्योंकि ये सब तो ठोस है। ठोस को जल में मिलाएंगे तो जो जल का आयतन होगा वही ओवरऑल आयतन होगा, तो आयतन भी सेम है 10 250 ml, यानी कि ये चीज भी फिक्स हो गई। अगर ये चीज भी फिक्स हो गई और ये 1000 भी फिक्स हो गया तो यहां से ये और छोटा हो गया। आपको समझ में आया कि आपका परासरण दाब केवल और केवल विलय के मोल के समानुपाती है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, हटती जा रही है। विलय के मोल क्या हो सकते हैं, विलय का भार अपॉन मोलर भार। विलय के मोल क्या हो सकते हैं, विलय का भार अपॉन मोलर भार, यही होता है। और अभी और आसान हो गया, तुम देखो हर केस में विलय का दिया गया भार तो सेम ही है, 10-10-10 ग्राम। हर केस में विलय का दिया गया भार तो सेम ही है, 10-10-10 ग्राम। तो हमने बोला कि परासरण दाब जो है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, विलय के मोलर भार के। परासरण दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती आया, अल्टीमेटली विलय के मोलर भार के। तो जो बच्चा इंडिविजुअल वैल्यू निकालने में लग गया उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अपना। प्लीज समझो, सवाल को ऐसे नहीं करने का, सवाल को स्मार्टली करना होता है। जब भी ऑर्डर बनाने होते हैं तो स्मार्ट काम करना पड़ता है, मेहनत नहीं करनी है। फालतू तुमसे कोई आंसर थोड़ी पूछ रहा है। प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से देखो। हमने क्या बोला, हमने बोला शुरुआत में ये पता चला ये दोनों फिक्स हैं तो पाए इसके समानुपाती है। फिर मोलरता का फॉर्मूला खोल के देखा तो आयतन भी फिक्स है, 1000 भी फिक्स है, तो पाए मोल के समानुपाती है। और फिर मोल का फॉर्मूला खोल के देखा तो दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार भी फिक्स है। तो समझ में आया कि पाए मोलर भार के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जहां मोलर भार सबसे कम वहां पाए सबसे ज्यादा, जहां मोलर भार सबसे ज्यादा वहां पाए सबसे कम। और मोलर भार आपको दिए हुए हैं, आप देखो ध्यान से, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज। अगर मैं सभी के मोलर भार चेक करने लगूं तो ग्लूकोज के लिए 180, यूरिया के लिए 60 और सुक्रोज के लिए 342। तो जिसके लिए मोलर भार सबसे छोटा उसके लिए परासरण दाब सबसे ज्यादा। तो यानी कि बेटा जी परासरण दाब जो है वो यूरिया का सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्लूकोज का होगा, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी, सुक्रोज की, क्योंकि उसके लिए वैल्यू सबसे बड़ी है मोलर भार की। तो आंसर होना चाहिए P2 P1 P3। और अगर P2 P1 P3 होना चाहिए तो बेटा जी हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला P2 P1 P3। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। तो जब ऑर्डर पूछा जाए तो इस बात को समझें कि क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्मूले को गौर से एनालाइज करो, अपने आप समझ आ जाएगा कि किस पे डिपेंडेंसी देखनी है ना। ठीक है। अरे नितिन बेटा क्या हो गया तो उससे यार, आंखें खोल के, आंखें भगवान ने दी है उससे चेक कर लेना भाई कहां पे सी और कहां पे बी है। बहाने चाहिए बस किसी भी तरीके से कुछ भी कहने के, है ना। जबरदस्त। देखो भाई ध्यान से, तो सी ऑप्शन हो गया आंसर हमारा। 35% बच्चों ने दिया है, ये हमारे पास में बच्चे हैं। छोटू यादव लाइब्रेरी से पढ़ रहा है, रूपम यादव, मोहम्मद, हर्ष कुमार, रिंकू गुप्ता, हर्ष, जय त्रिपाठी, लक्की, अंशु गुप्ता और अमित। कूल है, बढ़िया है। समझ में आ गया ये वाला सवाल, ठीक है बेटा। अगर ये वाला सवाल आपको समझ में आया, अगर ये वाली बात आपको समझ में आई, तो अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। और एक कॉन्सेप्ट मुझे परासरण से रिलेटेड समझना है, तो उसके लिए मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा, मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, यदि आपको 2 विलियन दिए हुए हैं, तो यदि 2 विलियनों का परासरण दाब, यदि 2 विलियनों का परासरण दाब
क्रमशः पाई 1 एवं पाई 2 है। यदि आपके पास दो विलयन है और उनके परासरण दाब है पाई 1 और पाई 2, तो हम क्या बोलेंगे? यदि दो विलयन है जिनके परासरण दाब है पाई 1 और पाई 2, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे अगर दोनों का परासरण दाब सेम है तो क्या होगा, या फिर किसी एक का ज्यादा और एक का कम हो गया तो क्या होगा। तो प्लीज समझना इस बात को, अगर दोनों विलयनों का परासरण दाब सेम है तो ऐसे विलयन कहलाएंगे समपरासारी विलयन। ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? समपरासारी विलयन। इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। और अगर आपके पास दो विलयन है, किसी एक का परासरण दाब ज्यादा और किसी एक का परासरण दाब कम है, तो हम बोलेंगे जिसका परासरण दाब ज्यादा है उसे कहेंगे अति परासारी, और जिसका परासरण दाब कम है उसे कहेंगे अल्प परासारी। प्लीज देखिए ध्यान से, अगर दो विलयन है जिनका परासरण दाब सेम है तो उन्हें समपरासारी विलयन बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अदरवाइज किसी एक का ज्यादा किसी एक का कम है तो जिसका ज्यादा है वो तो हो गया हाइपरटोनिक, और जो कम है वो हो गया हाइपोटोनिक। ठीक है, जो ज्यादा है वो हाइपरटोनिक अति परासारी, जो कम है वो हाइपोटोनिक अल्प परासारी। सही है क्या? बात समझ में आई? प्लीज बताओ। हाँ जी, अगर ये समझ में आता है तो इस चीज पे एक एक्सपेरिमेंट होता है जो आप लोगों ने 10वीं कक्षा में किया होगा। हमें पता है कम से ज्यादा सांद्रता की तरफ जा रहा है तो परासरण हो रहा है ना। विलायक की सांद्रता ज्यादा से कम, विलेय की सांद्रता कम से ज्यादा। तो आप ध्यान से देखें, मैंने बोला सपोज करिए मेरे पास ये एक रक्त कोशिका है और इसकी सांद्रता है 0.3% W/V। एक रक्त कोशिका है मेरे पास और उसकी सांद्रता है 0.3% W/V। अब इस रक्त कोशिका को मैंने 3 तरीके के विलयनों में रखा। इस रक्त कोशिका को मैंने 3 तरीके के विलयनों में रखा। ठीक है, हमने बोला इस विलयन की सांद्रता है 0.3% W/V, इस विलयन की सांद्रता है 0.3% W/V से ज्यादा, और इस विलयन की सांद्रता है 0.3% W/V से कम। केस ये है कि अगर इस रक्त कोशिका को इन तीनों बीकर में रखा गया, अगर इस रक्त कोशिका को जिसकी सांद्रता है 0.3% W/V, अगर इस रक्त कोशिका को मैंने इन तीनों विलयनों में एक एक करके रखा, तो पहले तो मैंने किस में रखा? जिसकी विलयन की सांद्रता भी 0.3% W/V है। तो अगर दोनों की सांद्रता सेम है, ताप सेम ही है क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे है, तो हम बोलेंगे कि हमारा समपरासारी विलयन बन गया। हम बोलेंगे रक्त कोशिका में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जैसा माहौल पहले था वैसा ही अब है, तो रक्त कोशिका में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगली चीज, अगर मैंने रक्त कोशिका जिसकी सांद्रता ये है 0.3% W/V, इसे ऐसे विलयन में रख दिया जिसकी सांद्रता 0.3% W/V से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? कम से ज्यादा की तरफ जाएगा हमारा विलयन। तो जितना भी रक्त कोशिका में जल है वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, ज्यादा की तरफ चला जाएगा, विलयन की तरफ चला जाएगा, और हम बोलेंगे आपकी जो रक्त कोशिका है वो संकुचित हो जाएगी। आपकी जो रक्त कोशिका है वो संकुचित हो जाएगी,
और इसी तरीके से अगर लास्ट वाले केस की बात करते हैं, तो अगर मैंने रक्त कोशिका को ऐसे विलियन में डाला जहां सांद्रता 0.3% W/V से कम है, तो ऐसी स्थिति में कम से ज्यादा वाला मूवमेंट होता है, तो इस बार विलियन से पानी जल के अंदर आने लग जाएगा। पानी क्यों आएगा? क्योंकि विलायक का मूवमेंट होता है। यहां तो रक्त कोशिका से पानी बाहर निकलने लग जाएगा, यहां रक्त कोशिका के अंदर पानी आने लग जाएगा, तो हम बोलेंगे रक्त कोशिका जो थी आपकी वो फूल जाएगी, मतलब स्वेल हो जाएगी, है ना। ये तीन बातें समझ में आती हैं क्या? ये तीन बातें समझ में आती है क्या? यस, प्लीज गौर से देखें, ये तीन बातें समझ में आई क्या? यस। हाँ भाई, क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? ठीक है, अगर ये समझ में आता है तो ध्यान से देखिएगा एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड का 5% W/V विलियन ऐसे नहीं लिखते, हम बोलेंगे यूरिया का 5% W/V जलीय विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर ग्लूकोज के जलीय विलयन के साथ समपरासारी है। ग्लूकोज की मोलरता बतानी है, ये आपको ज्ञात करना है। मोलर बार मैंने पीछे वाले सवाल में अभी बताए थे, तो आपके पास होंगे। 3 मिनट का समय है इस सवाल को ट्राई करना। यस, इस सवाल को ट्राई करो, 3 मिनट का समय है। हाँ जी, यस, संकुचित मीन्स सिकुड़ना।
देखिए बेटा, ध्यान से सोचे सवाल को। सवाल कह रहा है यूरिया का 5% W/V। तो बेटा आपको सांद्रता पद सिखाए थे मैंने। 5% W/V का मतलब हो गया यूरिया के लिए कि 100 ml विलियन में कितना ग्राम यूरिया है? 5 ग्राम। 100 ml विलियन में कितना ग्राम यूरिया है? 5 ग्राम। ठीक है, चलिए जी ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। अगर आपको मोलरता निकालनी है यूरिया की, तो वो क्या हो जाएगी? यूरिया के मोल अपॉन विलियन का आयतन, और वो भी किस में? लीटर में। तो यूरिया के मोल होंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, अपॉन विलियन का आयतन हो जाएगा 100/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/12 अपॉन 1/10। तो वैल्यू हो जाएगी 10/12, यानी कि 5/6 मोलर। 5/6 मोलर। अगर 5/6 मोलर हो जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, यूरिया के लिए परासरण दाब क्या हो जाएगा? यूरिया की मोलरता इंटू आर इंटू ताप, यानी कि 5/6 इंटू आर इंटू तापमान क्या हो जाएगा? 27 डिग्री, यानी कि 300 केल्विन। इसी तरीके से ग्लूकोज के जलीय विलयन के साथ समपरासारी है, तो वैल्यू हो जाएगी ग्लूकोज की सांद्रता इंटू आर इंटू ताप। तो ताप तो यहां भी 27 डिग्री है, मतलब 300 केल्विन है। समपरासारी का मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है? सेम। समपरासारी का मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या है? सेम। यानी कि अगर हमने बेटा दोनों के परासरण दाब को बराबर किया, अगर दोनों के परासरण दाब को बराबर किया तो वैल्यू बन गई 5/6 इंटू आर इंटू 300, ये बराबर हो जाएगा C इंटू आर इंटू 300। तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। तो हमने बोला C कितना हो जाएगा? 5/6 मोलर, यानी कि 0.8, 6 8 जा 48 है ना, 20 6 2 जा 12, 48 20 6 जा 12, 80 6 8 जा 72, इस तरीके से 0.828 मोलर आ गया। आंसर क्या आ गया? यस, 0.828 मोलर आ गया। क्लियर है? बढ़िया है। तो या तो आप 5/6 बोल दो, चाहे आप 0.828 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बेटा जी हमने बात करी परासरण दाब की। अब आप एक बात बताओ मुझे, अब आप एक बात बताओ मुझे कि अणु संख्या गुणधर्म की खासियत क्या होती है? अणु संख्या गुणधर्म की खासियत क्या होती है? क्या अणु संख्या गुणधर्म का मान विलेय की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है और विलेय की संख्या घटने पर घटता है? यह बात सही कह रहा हूं क्या मैं? अणु संख्या गुणधर्म का मान विलेय की संख्या बढ़ने पर तो बढ़ता है और घटने पर घटता है। यस, ये बात सही बोली क्या मैंने? प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। अणु संख्या गुणधर्म का मान विलेय की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर घटता है, सही बात है। अगर ऐसा है तो बेटा जी यूरिया कोई आयनिक विलेय है क्या? क्या यूरिया एक आयनिक विलेय है क्या, या अनायनिक विलेय है? मेरी बस बात का जवाब देते जाओ। यूरिया आयनिक विलेय है कि अनायनिक विलेय है? यस, यूरिया आयनिक विलेय है कि अनायनिक विलेय है? ग्लूकोज आयनिक विलेय है कि अनायनिक विलेय है? सुक्रोज आयनिक विलेय है कि अनायनिक विलेय है? ये सारे के सारे क्या है? अनआयनिक है। ये सारे के सारे क्या है? अनआयनिक है, क्योंकि ये जल में जाके आयनों में नहीं टूटते। तो अगर आपने बाहर से एक यूरिया का कण डाला तो वो बीकर में जाके भी एक ही रहेगा, विलायक में जाके भी। अगर आपने 2 कण डाले तो विलायक में जाके भी 2 ही रहेंगे। अगर आपने 5 कण डाले तो विलायक में जाके भी 5 ही रहेंगे, है ना। मतलब अनायनिक विलेय जो है वो जैसा पहले रहता है वैसा ही बाद में रहता है। इतनी बात तो क्लियर है सबको? अच्छा, पर एक बात बताओ, NaCl भी तो विलेय हो सकता है। NaCl भी तो विलेय हो सकता है, अवाष्पशील है, ठोस है, हो सकता है। अगर NaCl भी विलेय हो सकता है तो दोस्त एक बात बताओ, क्या NaCl आयनिक है कि अनायनिक है? आयनिक है।
अगर NaCl आयनिक है तो बेटा जब NaCl जल में जाएगा, जब NaCl जल में जाएगा तो क्या वो NaCl की तरह ही रहेगा या अपने आयनों में टूट जाएगा? जब NaCl जल में जाएगा तो क्या वो NaCl की तरह ही रहेगा या अपने आयनों में टूट जाएगा? अगर तुमने बाहर से एक यूरिया डाला तो एक यूरिया था बीकर में भी, जल में भी। एक ग्लूकोज डाला तो एक ग्लूकोज था, दो सुक्रोज डाले तो दो सुक्रोज थे। पर अगर तुमने बाहर से एक NaCl डाला, अगर तुमने बाहर से एक NaCl डाला तो वो जल में जाके क्या दो आयनों में टूट जाएगा? क्या जल में जाके अपने दो आयनों में टूट जाएगा? एक Na+ और एक Cl-, एक Na+ और एक Cl-, बोलो हाँ या ना? अच्छा, अगर तुमने MgCl2 लिया तो जल में जाके तीन आयनों में टूट जाएगा, एक Mg+2 और दो Cl-, एक Mg+2 और दो Cl-। यानी कि जितने भी आयनिक विलेय होते हैं वो होते तो अवाष्पशील ही हैं, होते ठोस हैं, पर जब उन्हें विलायक में मिलाया जाता है तो बीकर में जाने के बाद उनके कणों की संख्या बढ़ जाती है। और अगर उनके कणों की संख्या बढ़ जाती है तो इससे अणु संख्या गुणधर्म का मान भी क्या हो जाएगा? इससे अणु संख्या गुणधर्म का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, डाला जाता है, ठीक है, सारी बात है, बट मैंने बोला अनायनिक विलेय को जब पानी में डाल रहे हैं तो वो उतना का उतना ही है संख्या में, तो अणु संख्या गुणधर्म का मान फिक्स है। बट जब मैंने NaCl या किसी भी आयनिक विलेय को पानी में डाला तो उस वजह से हमने बोला कि अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा। अगर अणु संख्या गुणधर्म का मान बढ़ जाएगा तो बेटा जी ये बढ़ने का हिसाब किताब तो हमने लगाया ही नहीं। अभी तक तो हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे थे उसमें कहीं पे भी हमने ये चीज तो पढ़ी ही नहीं कि अगर विलेय के कणों की संख्या अचानक से बढ़ जाए तो फिर उसका हिसाब कहां लगाना है। तो उसका हिसाब लगाने के लिए हमें एक नया फैक्टर सीखना पड़ेगा जिसे कहते हैं वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ गुणक। और वो क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी मैंने आज तक पढ़ाया है अच्छे से रिवाइज करके आना, सारे अणु संख्या गुणधर्म अच्छे से पढ़ के आना। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो वॉन्ट ऑफ गुणक के बारे में बात करेंगे और वॉन्ट ऑफ गुणक पे सवाल करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी बात बची है, प्रतिलोम परासरण, वो भी बताऊंगा और वॉन्ट ऑफ गुणक भी बताऊंगा। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सही है जी।